ये मोन्टाज देखा आपने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कल बरसी थी और आज हमने ये फ़ैसला किया कि उस अजीम शख्स को, उस लीडर को जिसने पाकिस्तान में तारीख़ को बदल डाला और आज पाकिस्तान जिस चीज़ पर नाज़ा है वो उसका खालिक था। और बहुत सारे लोग उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम माजी के औराक पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि जो कुछ भी आज पाकिस्तान के पास है, जिसकी बिना पर इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को देखने पर मजबूर है, पाकिस्तान की बात सुनने पर मजबूर है, वो तमाम वो जो चीज़ें हैं, वो जो पाकिस्तान के पास नेमतें हैं, उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ताल्लुक़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया, जिसकी बुनियाद पर आज हम भारत की एग्रेशन से महफूज हैं, जिसकी बिना पर पूरी दुनिया हमसे बात करते वक्त थोड़ा संभल कर, थोड़ा सोच कर बात करती है। और दूसरा, हमारी तरक्की और हमारी मईशत का पहिया जिसके गिर्द घूम रहा है, जिस पर हमने अपनी मईशत की बिल्डिंग को खड़ा करना है, वो चाइना के साथ ताल्लुकात है। वो ताल्लुकात जिसने बनाए अपने दौर में वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आज हम उनकी ज़ुबानी कहानी सुनेंगे, कुछ इस पर भी नज़र डालेंगे कि उनको फिर फांसी क्यों दे दी गई। आज बहुत सारे करैक्टर एक्टर्स हैं जो बहुत सारी चीज़ों को उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। आज भी बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी। मरीम नवाज़ साहबा का गला दुख गया, जनाब अपोजिशन बट गई और पता नहीं क्या हो गया। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकाबले में मैं ये बात दिल से कर रहा हूँ, बड़े बेऔकात लोग हैं ये, ना इनका कोई करैक्टर है और पाकिस्तान को इस हालत में इन्होंने पहुँचाया। उस पाकिस्तान को जिसको खड़ा किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जिस वक्त दो लख्त हो गया था पाकिस्तान, लेकिन भुट्टो ने उसको खड़ा किया था। और फिर एक कंस्पिरेसी के नतीजे में भुट्टो को फांसी हुई, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन कभी किसी ने उस पर उस अंदाज में गुफ्तगू नहीं की। मैं कल देख रहा था, चैनल्स पे देख रहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असल कंट्रीब्यूशन जो थी उसके हवाले से ना कोई प्रोग्राम आया, ना कोई बात आई। तो हमने सोचा कि ज़रा लोगों को, नौजवान नस्ल को ये याद तो दिलाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अहद साज शख्सियत कैसे थी, पाकिस्तान में कैसे उन्होंने तब्दीली को बर्पा किया। मैं आज अपने इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उन्होंने दलाइल दिए और इस सारी जो भी ये मुकदमा था, जिस अंदाज में ये हुआ, उसके बारे में उनके जो कमेंट्स थे वो उनकी ज़ुबानी, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की क्या पॉलिसी थी वो उनकी ज़ुबानी, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से वो क्या करते थे, क्या कहा करते थे, कैसे उन्होंने शुरू किया, वो उनकी ज़ुबानी, ताकि आपको ये पता चल सके कि भुट्टो के साथ ये अंजाम, उसका अंजाम ऐसा किसने किया, क्यों हुआ और वो कौन सी ताकतें थी। तो आइए सबसे पहले जिस बुनियाद पर पाकिस्तान नागुज़ीर है, उसकी हिफाजत आज पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता, वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। आइए ज़रा भुट्टो साहब की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से क्या बात कर रहे थे। ये भुट्टो साहब कितनी दलेरी, बहादुरी से कश्मीर के साथ जो ताल्लुक़ था पाकिस्तान का, और कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान का कल्चर, कश्मीर का कल्चर, मज़हब, सकाफ़त, हर चीज़ एक, और उन्होंने बड़ी हिम्मत से, बड़ी बहादुरी से एक बात वाज़े की दुनिया पे कि कश्मीर के मसले पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, कश्मीर के मसले पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और वो पाकिस्तान और कश्मीरी मिलकर इस बात का फ़ैसला करेंगे। बड़ा ये उनका मौक़िफ़ था, खुलकर, किसी तरह से भी इसमें वो नहीं थी। एक और बात, जो मैंने दो बातों का तो जिक्र किया कि जो पाकिस्तान जिन पर खड़ा था, एक और काम किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। उन्होंने उन्हीं के दौर हुकूमत में नामूस रिसालत के हवाले से, कादियानियों के हवाले से एक फ़ैसला हुआ था, और वो फ़ैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट से करवाया था। उन्हीं के ही, किसी चीज़ को इम्पोज़ नहीं किया। उन्होंने अहमदी फ़िरके के जो उस वक्त मिर्ज़ा साहब थे, उनको बुलाया और उनको मौका दिया कि वो कौमी असम्बली में आकर जो सवालात हैं उनका जवाब दें। लेकिन जब मिर्ज़ा साहब वहाँ पर आए तो वो ताकत के इस कदर नशे में थे और वो ये समझते थे कि इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। मैं अभी उस बेस पे नहीं जाता, मैं ये नहीं बताता कि कौन कौन उस वक्त कितने अहम ओहदों पर उनकी जमात के लोग वहाँ पर फाइज थे। लेकिन
जब वो आए और वहाँ पर दलाइल पेश ना कर सके, पार्लियामेंट ने फ़ैसला किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। ये एक अजीम कारनामा था और बहुत सारे लोग आज भी ये कहते हैं कि शायद ये जो वाक़या, ये जो कारनामा, ये जो काम उन्होंने किया, अल्लाह ताला इस बिना पर उनकी मग़फ़िरत करेगा। लेकिन इसके मुकाबले में वो ताकतवर फ़िरका जिन्होंने जो अहमदियों को अक़लियत करार देने पर नाखुश थे, जिनका ताल्लुक़ उस फ़िरके से था, जिनका ताल्लुक़ उस तबके से था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो साजिशें हुई, जो साजिशें की गई, बाकी की तफसील तो फिर किसी आपको नशिस्त में बताएंगे। लेकिन एक मोहम्मद बशीर साहब, वो क्या कह रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर, आइए उनकी ज़ुबानी आपको मैं सुनवा देता हूँ कि वो अहमदी उस वक्त जिसने भुट्टो के हाथ बांधे वो क्या कह रहा है, ज़रा सुनिए। और ये बात रिकॉर्ड पर है, कर्नल रफ़ी साहब ने अपनी किताब में ये बात लिखी। कर्नल रफ़ी साहब जेल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ब्लैक वारंट आए, जब उनको फांसी, उन्हें पता चल गया कि उनको आज फांसी दी जाने वाली है, तो उन्होंने ये कहा कर्नल रफ़ी से कि आज अहमदी बहुत खुश होंगे कि वो मुझे फांसी पर लटका रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जिसको कभी किसी ने, इस पर कभी किसी ने नज़र डालने की कोशिश नहीं की। किसी नशिस्त में आपको पूरी डिटेल के साथ ये बताएंगे कि कौन कौन उस वक्त कितने अहम ओहदों पर फाइज था, उसका ताल्लुक़ अहमदी फ़िरके से था और वो अहमदियों को अक़लियत करार देने पर नाखुश थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खून के प्यासे थे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ वो अगर मैं थोड़ा सा आपको वापस ले चलूँ, 4 अप्रैल 1979, वो जिस रात, जिस दिन उनको फांसी हुई, वो आखिरी दिन, उसका तज़किरा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी किताब में किया है। उसका तज़किरा पंजाब के साबिक़ गवर्नर सलमान तासीर ने भी किया। और जिस शख्स ने फांसी दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, तारा मसीह उसका नाम था, 375 रुपये महीना उसको तनख्वाह मिलती थी और एडिशनल एक फांसी पर उसे 10 रुपये मिलते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत, उनकी फांसी, उसकी उजरत 10 रुपये थी। उस शख्स की फांसी की उजरत 10 रुपये थी जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया, जिसने पाकिस्तान का चाइना के साथ वो रिश्ता बनाया कि आज CPEC की सूरत में पाकिस्तानी तैयार हैं कि अगले 2 साल में वो उसका फ्रूट लेंगे, उससे पाकिस्तान की मईशत ऊपर उभरेगी, हम अमेरिका की ब्लैक मेलिंग से आज़ाद होंगे। आज बहुत लोग क्रेडिट लेते हैं, नून लीग के जो बालिश्ते हैं, ये छोटे छोटे सियासतदान, इनके जो करप्शन के लुथड़े हुए चार्जेस में हैं, ये कहते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब का कारनामा है। जरदारी साहब ये कहते हैं ये मेरा कारनामा है, मैं पता नहीं 15 दफ़ा चाइना गया था। और भी बहुत सारे ताकतवर लोग हैं इस मुल्क में, वो कहते हैं जी ये तो CPEC तो हमने शुरू कराया। मैं आपको 70s में वापस ले चलता हूँ, मैं आपको वो सीन दिखाता हूँ, वो वीडियो दिखाता हूँ जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाइना पहुँचे। तो उस वक्त देखिए चू एन लाई वज़ीर आज़म चाइना के, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। देखिए चाइना की पाकिस्तान से मोहब्बत और चाइना के साथ पाकिस्तान के ये जो ताल्लुकात हैं, इनकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कैसे रखी। आप ज़रा गौर से वो धुनें, वो जो मौसीकी है वो सुनिएगा जो वहाँ पर बजाई जा रही है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आमद के मौके पर। तो चाइना में पाकिस्तान के लोकगीत, उसकी धुनें, उसकी मौसीकी आपको सुनने में मिलेगी। ये वो मजबूत रिश्ता था उस वक्त चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम किया। आइए देखिए ज़रा, ये वो बुनियाद है, ये वो ताल्लुकात थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम किए चाइना के साथ। और वो दोस्ती जिसको कहा जाता है कि वो हिमालय से बुलंद है और समंदरों से ज़्यादा गहरी है, उसकी बुनियाद रखी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। और चाइना पाकिस्तान का एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड, और वही चाइना जिसने आके पाकिस्तान को फिर कई सालों के बाद CPEC ऑफ़र किया। लेकिन ये जो ताल्लुकात थे, ये जो सारी बुनियाद थी दोनों ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जिस सिमत में लेके जानी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसका तयन कर चुके थे। और ये उसके समरात हम ले रहे हैं। लेकिन आज बहुत दावेदार मिलेंगे आपको कि फ़लाँ मियाँ साहब ने बना दिया, फ़लाँ जरदारी साहब ने बना दिया, फ़लाँ पता नहीं कौन से इदारे ने बना दिया। लेकिन हकीकत जो है वो हमारे लबों पर नहीं आती।
न जाने हम क्यों खौफज़दा हैं। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिर्फ कोई चाइना के साथ दोस्ती नहीं लगाई, पूरे जो आलम इस्लाम है उनके साथ दोस्ती की। पाकिस्तान में एक ऐसी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जिसके नतीजे में अरबों को, इस्लामी दुनिया को ये बताया कि आपकी ताकत कितनी है, आप वेस्ट को किस तरह मजबूर कर सकते हैं कि वो आपके मफादात पर सियासत ना करे। वो हम सबको याद है, मैं आपको थोड़ी सी उसकी झलक दिखाना चाहता हूँ। वो जो तराना के बड़े मशहूर उस वक्त वो तराना भी था, गीत भी था, वो भी सुनिए। और जो हमारे कायदीन उस वक्त आए इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में, उसकी ज़रा झलक देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि आज जहाँ पर कोई जॉन कैरी जैसा बंदा यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है, उस वक्त कौन कौन शख्सियात यहाँ पर आई। ये आपने देखी उनकी कमिटमेंट यहाँ पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में भी, और फिर वो जो सऊदी अरब के दौरे पर तशरीफ़ ले गए तो उनकी आपने ये फुटेजेस देखी जिससे आपको पता चलता है कि वो किस कदर सच्चे मुसलमान थे और कितने बड़े आशिक रसूल थे। यही वजह थी कि कादियानियों को उनके दौरे हुकूमत में अक़लियत करार दे दिया गया। अवाम के साथ उनका क्या रिश्ता था, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनकी एक तकरीर सुनाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के साथ वो अपना रिश्ता कैसे जोड़ते थे, कैसे वो कहते थे कि एक भुट्टो मैं हूँ और एक भुट्टो आप हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिल्कुल ये तहिया कर चुके थे कि उनको ना अपनी जान की परवाह है, ना अपनी औलाद की परवाह है, और इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की मजबूत खारजा पॉलिसी के लिए वो हर ताकत से टकरा जाएंगे। वो किसी तरह भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक पर जाना है। जब मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो किस तरह उन्होंने ये वादा किया था पाकिस्तान की आवाम से कि मैं अपनी पूरी औलाद को, अपने आप को कुर्बान कर दूँगा, पाकिस्तान पर आँच नहीं आने दूँगा, और वादा उन्होंने भी पूरा कर दिखाया, उनकी औलाद ने भी पूरा कर दिखाया।